फिजिक्स क्लास 11 चैप्टर नंबर 5 गति के नियम के पार्ट नंबर 1 में जड़त्व गैलीलियो एवं गति के तीनों नियम एवं संवेग आवेग एवं सभी महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल्स करने के बाद पार्ट नंबर 2 में डायग्राम वाले प्रश्नों को भी उड़ाने के बाद पार्ट नंबर 3 में लेकर आए हैं। जी हाँ, घर्षण बल फ्रिक्शन को दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं। इस पार्ट नंबर 3 वीडियो में घर्षण बल को संपूर्ण आज हम कवर करेंगे। खत्म। सभी महत्वपूर्ण जो भी कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर में, जो जिससे भी दोस्तों आपके एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं, वो सारे कॉन्सेप्ट आपको मक्खन की तरह हम क्लियर कर देंगे। और दोस्तों एग्जाम्पल व परीक्षा में पूछे गए सभी आंकिक प्रश्नों के साथ, ये नहीं कि केवल कॉन्सेप्ट समझाएंगे, आपको साथ ही साथ एग्जाम्पल्स एवं परीक्षा में जो पूछे गए आंकिक प्रश्न इस चैप्टर से रिलेटिव वो भी हम आपको करवाएंगे। और इन सभी का भी आपको नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा। प्री नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। ओके दोस्तों, और दोस्तों हम जो बताएंगे, आप जो भी प्रश्न आते हैं परीक्षा में वो हम आपको बताएंगे कैसे और कहां से आते हैं। और हाँ, आपको बता दें इस वीडियो को देखने के बाद घर्षण बल का अगर आपके एग्जाम में एक भी प्रश्न आता है आपसे वो छूट जाए, ऐसा हो नहीं पाए। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट, अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया तो आपने बिल्कुल सही वीडियो पे क्लिक किया है। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर दिखेगा, सारे डाउट सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और एग्जाम में एक भी प्रश्न इससे नहीं छूटेगा। तो दोस्तों आप चलिए करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट और अपने इस टॉपिक को कर देते हैं आज क्लियर विथ ए स्मॉल लाइक। तो दोस्तों आइए सर्वप्रथम हम समझते हैं घर्षण यानी फ्रिक्शन होता क्या है। जैसा कि दोस्तों हमें बचपन से ही पता है कि घर्षण बल होता है, कुछ आइडिया हमें है। हमें क्या पता होता है कि कोई भी वस्तु अगर गति कर रही होती है धरातल पर या कहीं पर भी वो गति कर रही है दोस्तों, तो वह घर्षण बल के कारण रुक जाती है। जैसा कि हमने देखा है, जब भी हम बॉल क्या करते हैं, जमीन पर फेंकते हैं किसी स्पीड से, तो वो कुछ दूरी पर जाकर क्या हो जाती है, बॉल क्या हो जाती है दोस्तों, रुक जाती है। और ये क्यों रुक जाती है दोस्तों, हमने पढ़ा है, ये रुक इसलिए जाती है क्योंकि इसको घर्षण बल क्या कर देता है, रोक देता है। इस पे घर्षण बल कार्य करता है। अगर घर्षण बल दोस्तों अगर धरातल पर नहीं कार्य करे, तो हमें पता है घर्षण बल अगर धरातल पर नहीं होगा तो ये बॉल क्या करेगी, चलती जाएगी, कभी रुकेगी नहीं। तो ये हमें बचपन से आइडिया होता है। दोस्तों ये आइडिया से ही हम स्टार्ट करते हैं घर्षण बल और इसे आगे बढ़ते हैं एडवांस लेवल तक, पूरे इस घर्षण बल फ्रिक्शन को पढ़ते हैं। तो दोस्तों हमने क्या देखा, जब भी कोई वस्तु गतिशील होती है तो उसमें घर्षण बल कार्य करता है, जो उसे उसका गति का विरोध करता है। या जैसे कि ये बॉल गति कर रहा था तो इसका विरोध करके घर्षण बल ने इसे रोक दिया। तो घर्षण बल का एक प्रॉपर्टी क्या होता है कि घर्षण बल वस्तु के गति का विरोध करता है। ओके, और घर्षण बल का डिफिनेशन दोस्तों फिजिक्स की भाषा में क्या निकल कर आया, जब एक वस्तु किसी दूसरे वस्तु के पृष्ठ पर गति करती है अथवा गति करने का प्रयास करती है। तो यहां से क्या, अगर कोई वस्तु गति कर रही है या गति करने का प्रयास भी कर रही है, तब भी दोस्तों उनके संपर्क तलों के बीच स्पर्श रेखी दिशा में एक बल कार्य करता है, जो वस्तुओं के सापेक्ष गति का विरोध करता है। और यही जो बल होता है दोस्तों घर्षण बल कहलाता है। जैसा कि उदाहरण पे हमने दिया, धरातल पर लुढ़कती हुई गेंद का रुक जाना। क्यों रुक जाती है धरातल पर लुढ़कती हुई गेंद, क्योंकि इस पे घर्षण बल कार्य करता है और उसकी गति का विरोध करता है और उसे रोक देता है। जैसे दोस्तों हो गया एक ब्लॉक, ये ब्लॉक मान लीजिए यहाँ पर एक ब्लॉक क्या है, इस धरातल पर दोस्तों रखा हुआ है। अब इस ब्लॉक पर दोस्तों हम इधर का F बल लगाएंगे। ओके, तो इस पे ये इससे हम गति करने का प्रयास करें कि नहीं, हम इस पे बल लगाए, इसका मतलब हम इसे गति करने का प्रयास कर रहे हैं। ओके, तो गति करने का अगर प्रयास भी करेंगे, इस ब्लॉक में गति उत्पन्न करने का दोस्तों अगर प्रयास भी करेंगे, दिखा है ना, गति करने का प्रयास भी होगा, तब भी उनके बीच दोस्तों स्पर्श रेखी दिशा में घर्षण बल हमेशा कार्य करेगा, जो उनके गति का विरोध करेगा। यानी कि इस ब्लॉक पर एक और बल आप कार्य करेगा, जो क्या करेगा, इसके गति का विरोध करेगा, यानी कि इसके विपरीत कार्य करेगा घर्षण बल F। तो यहां से क्या पता चला, घर्षण बल हमेशा क्या करता है, गति कर रही है वस्तु या गति करने का प्रयास भी कर रही है तो उसका विरोध करेगा और विपरीत दिशा में लग जाएगा स्पर्श रेखी, यानी कि इसको छूते हुए स्पर्श एक रेखा की तरह। क्या हो दोस्तों अगर ब्लॉक इस तरह हो, ये क्या हो दोस्तों, अगर हमने ब्लॉक को इधर रख दिया तो बताइए घर्षण बल किस तरह लगेगा। ये क्या है, एक आनत तल है, इस तरह का आपको पता है, झुका हुआ जो तल होता है उसे आनत तल कहते हैं। तो यहाँ पर अब एक ब्लॉक रखा हुआ है और ब्लॉक क्या करे, इधर का बोल इधर की ओर हमने बल लगाया और इसको नीचे की ओर लेके आ रहा है। तो आप बताइए इस पे घर्षण बल किस तरह कार्य करेगा। सर हमें पता है ये ब्लॉक क्या हो रहा है, इस बल के कारण नीचे की ओर आ रहा है, यानी कि ये ब्लॉक नीचे की ओर गति कर रहा है। ओके, तो जब भी वस्तु क्या करे, गति करी हो, तो उस पर घर्षण बल हमेशा लगेगा। तो यानी कि इस ब्लॉक पर नीचे की ओर ये गति कर रहा है, तो इसके गति का विरोध करते हुए घर्षण बल इसके पीछे की ओर लग जाएगा F। चैप्टर के स्टार्टिंग में लेक्चर्स में दोस्तों हमने इस तरह की गति को तब पढ़ा था जब वहां पर घर्षण बल बिल्कुल नहीं लग रहा था, खाली दोस्तों नॉर्मल रिएक्शन लग रहा था, mg लग रहा था और हम जो बल लगा रहे थे वो F लग रहा था। ओके, वहां पर घर्षण बल नहीं लग रहा था। लेकिन अब हम घर्षण बल दोस्तों जब पढ़ लेंगे, तब जो क्वेश्चंस करेंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे, तो उसमें घर्षण बल भी अब वस्तु पर लगेगा। जब वस्तु गति करेगी या गति करने का प्रयास करेगी तो आप उस पर एक नया बल लगेगा, F लगेगा। तो उससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स है वो पूरे कॉन्सेप्ट को घर्षण बल से रिलेटेड जो भी सारे कॉन्सेप्ट है वो पढ़ाई के बाद करेंगे, तो आप भी देखेंगे।
तो ये दोस्तों समझ लिया घर्षण बल को। अब घर्षण बल को दोस्तों कई हिसाब से, कई सिचुएशन के हिसाब से घर्षण बल को अलग अलग बांट दिया गया है, सिचुएशन के हिसाब से बांटा गया है, ये ध्यान रखिएगा। ये नहीं कि घर्षण बल अलग है, अलग अलग प्रकारों में घर्षण बल अलग है। घर्षण बल वही है जो गति का विरोध कर रहा है, लेकिन सिचुएशन के हिसाब से इसे बांट दिया गया है। और दोस्तों हम घर्षण बल के प्रकारों को आपको क्यों पढ़ा रहे हैं, क्योंकि एक ना एक दोस्तों आपसे पूछ लेता है, एग्जाम में जरूर पूछता है। अर्धवार्षिक पेपर आप देखोगे तो उसमें आपको एक क्वेश्चन जरूर मिलता है, इस घर्षण बल के प्रकारों में से एक ना क्वेश्चन जरूर आता है। ओके, तो ये प्रकार भी बहुत ही सिंपल है दोस्तों, बहुत ही अच्छे से समझ लेंगे। इस एक वीडियो में आपको दोस्तों घर्षण बल से संबंधित सब कुछ, सभी महत्वपूर्ण चीजें बताई जाएंगी जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगी, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और न्यूमेरिकल्स भी सारे इंपॉर्टेंट आपको कराए जाएंगे, आपको सिखाए जाएंगे, जिससे आपको कुछ भी रटना नहीं है, केवल इस वीडियो को देखें, सारे कॉन्सेप्ट के साथ आपको हर एक चीज बताया जाएगा। ओके, तो सबसे पहला घर्षण के प्रकार में हम पढ़ेंगे स्थैतिक घर्षण, जिसे हम क्या कहते हैं, इंग्लिश में स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। और दोस्तों स्थैतिक घर्षण किस सिचुएशन में लगता है आपको दिखाते हैं, जब दो वस्तुएं एक दूसरे के संपर्क में विरामावस्था में होती है। यानी कि जब भी कोई दो वस्तु होंगी, ये एक धरातल मान लीजिए, ये पहला वस्तु है, ये जो ब्लॉक हमने रखा है ये दूसरा वस्तु है, ये एक दूसरे के संपर्क में हाँ है, और ये क्या है, विरामावस्था में होती है। तब ये दोनों क्या हो दोस्तों, विरामावस्था में, यानी कुछ भी गति नहीं होना है। सापेक्ष गति से पूर्व जो घर्षण बल लगता है, यानी इनके बीच जो गति होगा सापेक्ष, उसके पूर्व दोस्तों जो घर्षण बल कार्य करता है, वही को हम क्या कहते हैं दोस्तों, स्थैतिक घर्षण कहा जाता है। ओके, ये स्थैतिक घर्षण कब कार्य करता है, इन दोनों वस्तुओं के दोस्तों सापेक्ष गति होने से पूर्व कार्य करता है। ओके, जैसे एक हम आपको बता रहे, अच्छे से समझिएगा इसे। जैसे कि मान लीजिए आपने क्या किया, इस ब्लॉक को क्या किया, इसको गति करने के लिए आगे बढ़े ये ब्लॉक, उसके लिए आपने क्या किया, 5 न्यूटन का बल लगाया। लेकिन 5 न्यूटन का बल लगाने पर भी ये क्या हुआ, ब्लॉक आगे नहीं बढ़ा। तो आपने क्या किया, 5 न्यूटन की जगह 10 न्यूटन का बल लगाया, लेकिन फिर भी ये ब्लॉक आगे नहीं बढ़ा। आपने 5 न्यूटन का बल लगाया, लेकिन ये ब्लॉक आगे नहीं बढ़ा। 10 न्यूटन का बल लगाया, ये ब्लॉक आगे नहीं बढ़ा। क्यों आगे नहीं बढ़ा दोस्तों, क्योंकि जब गति, इस वस्तु को हम गति में लाने का प्रयास करें ना, तो जब भी गति करने का प्रयास हम करें या गति करती है वस्तु, तो उस पर घर्षण बल हमेशा लगता है। यानी कि यहाँ पर गति करने का प्रयास करें तो इस पे भी इस गति का विरोध करते हुए घर्षण बल लगेगा, F लगेगा। और ये घर्षण बल दोस्तों कौन सा होगा, स्थैतिक घर्षण बल होगा, क्योंकि देखिए गति करने का केवल हम प्रयास करें, ये वस्तु गति नहीं कर रही है, ये विरामावस्था में है। इतना न्यूटन का बल लगाया, इतना न्यूटन का बल है, लेकिन फिर भी ये गति नहीं कर रही है, यानी कि घर्षण बल लग रहा है। और ये घर्षण बल दोस्तों कौन सा घर्षण बल होगा, स्टैटिक घर्षण बल। स्टैटिक का एस हम यहाँ पर लगा देंगे, जिससे पता चल जाएगा गति नहीं हो रही है, इसके पूर्व ये घर्षण बल लग रहा है, यानी कि ये स्टैटिक घर्षण है या स्टैटिक फ्रिक्शन है। ओके, उसके बाद दूसरा का प्रकार में है दोस्तों आपका सीमांत घर्षण, जिसे इंग्लिश में लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। आप देख रहे हो वर्ड से ही समझिए कि सीमांत, सीमा तक घर्षण का दोस्तों अधिकतम सीमा जितना हो सकता है वही सीमांत घर्षण होता है। और यहाँ पे इसका नाम देखिए क्या है, स्थैतिक। स्थैतिक यानी कि स्थित वस्तु क्या है, स्थित है, यानी कि विरामावस्था में, तब ये घर्षण बल लग रहा है। तो दोस्तों घर्षण बल के नाम से ही आप पता लगा सकते हो कौन सा घर्षण बल किस या कहां पर लगता है। ओके, तो सीमांत घर्षण को आइए समझते हैं डिफिनेशन से। क्या है इसका डिफिनेशन, यह स्थैतिक घर्षण का अधिकतम मान होता है। जैसा कि हमने कहा कि नाम से पता चला ये क्या होता है, घर्षण का अधिकतम मान होता है। और किस घर्षण का, स्थैतिक घर्षण, जो अभी भी हमने पढ़ा दोस्तों, ये इसका दोस्तों अधिकतम मान होता है, ये सीमांत घर्षण। ओके दोस्तों, आप सभी जानते हो कोई भी चीज होती है एक लिमिट में होती है, उसका परिणाम या उसकी ताकत क्या होती है, लिमिट में होती है। इसी तरह घर्षण बल का भी सीमा होता है, और उस सीमा से ज्यादा वो नहीं लगता है। वो सीमा क्या कहलाता है, सीमांत घर्षण बल कहलाता है, या कह सकते हो स्थैतिक घर्षण का ये सबसे अधिकतम मान होता है। जब पिंड पर आरोपित बल का मान, जब हम पिंड पर कोई बल लगा रहे हैं, उसका मान दोस्तों क्या है, इसके बराबर हो जाता है, यानी कि सीमांत घर्षण के बराबर हो जाता है। तब दोस्तों पिंड क्या करता है दोस्तों, ठीक गति करना प्रारंभ करने वाला होता है। जैसा ही वो वस्तु क्या हो, ठीक गति करना प्रारंभ करने वाला होता है, तो वहां पर ये सीमांत घर्षण बल लगता है। जैसे देखिए यहीं पर देखिए, आप 5 न्यूटन का बल लगा रहे हो, ये वस्तु नहीं हिल रहा है। 10 न्यूटन का बल लगाए, नहीं हिल रहा है, क्योंकि जो स्थैतिक घर्षण इसके पीछे कार्य कर रहा है। लेकिन आपको जब बाहुबली द बिगनिंग का एक दोस्तों सीन याद आ गया, जिसमें बाहुबली शिवलिंग को उठाते हैं, तो आपके अंदर जोश आया और आपने ना 5 न्यूटन ना 10 न्यूटन का आप अपने बल लगाया, 15 न्यूटन का बल फुल ताकत से। जैसे ही आपने 15 न्यूटन का बल लगाया, ये ब्लॉक क्या हुआ दोस्तों, 15 न्यूटन के बल पे हल्का सा दोस्तों गति करने वाला, प्रारंभ गति करने वाला हल्का सा दोस्तों ब्लॉक क्या हुआ, हिला 15 न्यूटन का बल लगाने पर। ओके, तो जैसा ही ये ब्लॉक क्या है, पिंड क्या है, गति करना प्रारंभ करने ही वाला होता है, तब दोस्तों जो फ्रिक्शन लगता है
वो क्या होता है दोस्तों, सीमांत घर्षण होता है, यानी घर्षण का वो अधिकतम मान होता है। चर का गतिज घर्षण, नाम से ही पता चला है वस्तु क्या है, गति कर रही है तब ये घर्षण बल लग रहा है। तो सिंपली इसका परिभाषा क्या होगा, गति के दौरान जो तलों के बीच घर्षण बल लगता है उसे गतिज घर्षण कहते हैं। पहले हमने देखा वस्तु क्या थी, विरामावस्था में थी, उनके बीच जो घर्षण बल लग रहा था वो कौन सा घर्षण था, स्थैतिक घर्षण। फिर उसी का दोस्तों अधिकतम मान क्या हो जाएगा, हमारा सीमांत घर्षण। और गतिज घर्षण क्या हो जाएगा, जब वस्तु गति कर रही हो तब उनके बीच जो घर्षण बल लगता है वो दोस्तों क्या होता है, हमारा गतिज घर्षण होता है। और ये इसमें दोस्तों याद रखने वाली पॉइंट कौन सा है कि जो गतिज घर्षण का दोस्तों मान होता है वो सीमांत घर्षण से कम होता है। ये एमसीक्यू बन जाता है आपके एग्जाम में कि बताइए कि गतिज घर्षण का मान हमारा सीमांत घर्षण से क्या होता है, अधिक होता है, कम होता है, बराबर होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा इसका आंसर, इसका मान दोस्तों क्या होता है, सीमांत घर्षण से कम होता है। यानी कि गतिज घर्षण जो एफ है हमारा, अगर हम के लगा दें यहाँ पर तो जो फ्रिक्शन हो जाएगा वो गतिज घर्षण का फ्रिक्शन है ये, ओके। और इसका मान क्या है दोस्तों, सीमांत घर्षण से कम है, यानी सीमांत घर्षण जो एफ स्टैटिक है हमारा उससे जो एफ के है वो कम है। तो इस तरह हम दर्शा देंगे, इस तरह इसका गणितीय रूप हो जाएगा एफ के इज लेस देन फ्रॉम एफ एस। तो अभी अभी हमने दोस्तों दो तरह के घर्षण बल से क्या हुआ, मुकाबला किया, ओके। एफ एस का मतलब दो होता है, एक स्थैतिक घर्षण भी होता है और सीमांत घर्षण भी होता है, कंफ्यूज नहीं हो जाएगा। जहां पर स्थैतिक घर्षण की बात होगी तो वहां पर बता दिया जाएगा एफ एस स्थैतिक घर्षण है, या आपको बता दिया जाएगा कि जो एफ एस प्रदर्शित किया गया है वो क्या है, एक क्या है, सीमांत घर्षण है। तो ये एफ एस जब भी बताया जाएगा तो आपको क्वेश्चन में मेंशन किया जाएगा। एफ एस क्या है दोस्तों, हमारा जब सापेक्ष गति से पूर्व वस्तु पर घर्षण बल लगता है, गति स्टार्ट करने से पहले विरामावस्था में जब होता है तब। और दूसरा का जो एफ के है जब गति होने लगती है, यानी सापेक्ष गति प्रारंभ हो जाती है उसके बाद एफ के लगता है घर्षण बल, ओके। तो इसमें अब हम क्या देखेंगे कि जो इन दोनों का मान किस पे निर्भर करता है, क्योंकि अगर हमें ये पता चल गया कि एफ एस एवं एफ के घर्षण बल किस पर निर्भर करता है तो हमें पता चल जाएगा कि इनका फॉर्मूला क्या होता है, ओके। तो यहाँ पर क्वेश्चन बताया, आपके एनसीईआरटी में बताया गया है कि जो ये एफ एस होता है इसका मान सतह द्वारा लगने वाले अभिलंब प्रतिक्रिया बल R या सामान्य प्रतिक्रिया बल N पर निर्भर करता है। दोस्तों अभिलंब प्रतिक्रिया बल को R द्वारा प्रेजेंट किया जाता है और कहीं पर सामान्य प्रतिक्रिया N द्वारा प्रेजेंट किया जाता है। और दोनों का मतलब एक ही होता है, चाहे अभिलंब प्रतिक्रिया बल बोले जो सतह द्वारा लगता है या सामान्य प्रतिक्रिया N बोले, दोनों का मतलब एक ही होता है। और इसी पर निर्भर करता है हमारा ये एफ एस। और सेम यही चीज यहाँ पर भी नोट कर देंगे क्योंकि दोनों तो घर्षण ही बल है ना, तो इसलिए यहाँ पर भी वही बात नोट हो गई कि इसका भी मान क्या करता है, अभिलंब प्रतिक्रिया बल पर निर्भर करता है। अगर हम लिखे, मान लीजिए हम एन लेते हैं, अभिक्रिया प्रतिगल को एन से हम यहाँ पर डिनोट कर रहे हैं आपके सामने, ओके। आप ये कंफ्यूज मत होइएगा कि आर क्यों नहीं करें, दोनों इस क्या है दोस्तों बराबर है, आप कुछ भी यहाँ लिख सकते हैं। अगर हम यहाँ पर दर्शाएंगे कि जो एफ एस है वो हमारा निर्भर कर रहा है नॉर्मल रिएक्शन एन पे, ये भी हमारा एफ के जो निर्भर कर रहा है नॉर्मल रिएक्शन एन पे, ओके। तो आप सभी जानते हैं फॉर्मूला जब हम बनाएंगे तो हम क्या कर देंगे, समानुपाती वाले चिन्ह को हटा देंगे। जैसे ही समानुपाती वाला चिन्ह हटेगा तो दोस्तों आप सभी जानते हो एक कांस्टेंट लग जाता है, एक कांस्टेंट हमारा लग जाता है, फिर हम लिखते हैं फॉर्मूला को। तो यहाँ पर एफ के बराबर कांस्टेंट के यहाँ पर एन होगा, ओके। और सभी यहाँ जानते हैं कि यहाँ पर कांस्टेंट अलग अलग होते हैं। यहाँ पर इस कांस्टेंट का मान हम यहाँ पर आपके एनसीईआरटी में बताएगा कि ये जो कांस्टेंट होता है उसका मान होता है म्यू एस, और यहाँ पर जो कांस्टेंट होता है इसको दोस्तों म्यू के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। दोस्तों इस म्यू को क्या बोला जाता है, घर्षण गुणांक कहा जाता है। और म्यू के साथ अगर एस लग गया तो इसका मतलब क्या है, ये स्थैतिक घर्षण गुणांक है। म्यू के साथ के लग गया तो इसका मतलब क्या है, ये गतिज घर्षण गुणांक है। तो सिंपली फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ से फ्रिक्शन का फॉर्मूला हम लिखेंगे एफ एस के लिए क्या होता है, म्यू एस इंटू नॉर्मल रिएक्शन एन या सामान्य प्रतिक्रिया अभिलंब जो लग रहा है आर, दोनों सेम ही है। और यहाँ पे अगर हम देखें एफ के का फॉर्मूला, एफ के का फॉर्मूला क्या निकल कर आया, एफ के फ्रिक्शन गतिज घर्षण का, ओके। तो क्या निकल कर आया, म्यू के मल्टीप्लाई बाई नॉर्मल रिएक्शन, ओके। बाकी दोस्तों हम आपको बता दें ये सब जो भी हम आपको बता रहे हैं उसका नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप इन सभी का नोट्स जो भी हम पढ़ा रहे हैं आपको वहां पे आप मिल जाएगा, वहां से जाकर आप डाउनलोड कर लीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, आपके लाइक और शेयर और सब्सक्राइब से ही हमें आपसे मोटिवेशन मिलता है और वीडियोस बनाने का। और दोस्तों को भी शेयर करें ताकि वो भी हमारे इस वीडियो का फायदा उठाते रहे, और लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर दीजिएगा। आइए जो फ्रिक्शन अभी तक हमने पढ़ा उससे थोड़ा सा एग्जाम्पल लेकर देख लेते हैं कि कैसे क्वेश्चन को, बड़े बड़े क्वेश्चन को सॉल्व करना है। एग्जाम्पल से संबंधित जितने भी टाइप के आते हैं, हार्ड बनते हैं, सिंपल बनते हैं, सभी हम आपको इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो इस न्यूमेरिकल को देखते हैं। 4 किलो द्रव्यमान का एक गुटखा है किसी तल पर रखा हुआ है, ओके। कोई तल मान लेते हैं, ये तल है, इस पे क्या रखा हुआ, गुटखा रखा हुआ, कितना किलो का है, 4 किलो का है। कहा गया है कि जिसका घर्षण गुणांक क्या है, स्थैतिक घर्षण गुणांक, यानी कि म्यू एस कितना है, 0.4 है।
तो दोस्तों हमें क्या निकालना है, गुटके तथा तल के बीच घर्षण बल Fs ज्ञात करना है। सर हमें क्या निकालना है, Fs निकालना है। Fs का फॉर्मूला लगा दें, हाँ लगा दीजिए, किस लिए हमने पढ़ा है Fs का फॉर्मूला। Fs किसके बराबर होता है, म्यू एस मल्टीप्लाई बाई 2। सर हमारा नॉर्मल रिएक्शन n के बराबर होता है। तो नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है, इस वस्तु पर जो ऊपर की ओर लगता है और इस वस्तु पर नीचे की ओर भी तो एक बल लगता है mg, जिसके बराबर ही होता है नॉर्मल रिएक्शन। ओके, तो यहाँ पर हम नॉर्मल रिएक्शन को mg के बराबर कर सकते हैं, क्योंकि वस्तु क्या है, बिल्कुल सीधी रखे हुए। हम यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि n एवं mg एक दूसरे के बराबर है, क्योंकि वस्तु ऊपर नीचे गति नहीं करे। लेकिन हमेशा दोस्तों n एवं mg के बराबर नहीं होता, आप सभी जानते हो। ये आपको कैसे पता चलेगा, जब आप इसका एफबीडी बनाओगे तो आपको पता चलेगा कि n किसके बराबर है। ये आपको हमेशा करना है, छोटा प्रश्न हो या बड़ा प्रश्न हो, आपको ये बात हमेशा ध्यान रखना है। तो Fs तो सर हमारा किसके बराबर हो जाएगा, म्यू तो हमें दिया हुआ है 0.4, नॉर्मल रिएक्शन mg के बराबर है, इसको mg लिख देंगे। तो 0.4 m किसका है, m द्रव्यमान है इस वस्तु का, तो कितना है 4 है, मल्टीप्लाई बाई g हमें दोस्तों दिया नहीं है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे दोस्तों, 10 ले लेते हैं। दोस्तों दिया था प्रश्न में, हमने लिखा नहीं है। जी बराबर कितना है, 10 मीटर प्रति सेकंड है, ये प्रश्न में दिया है आपको। तो इसको मल्टीप्लाई करिए, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 16 न्यूटन का जो आएगा घर्षण बल लगेगा इस वस्तु पर। तो देखिए यहाँ से हमने घर्षण बल निकाल लिया, बहुत आसान प्रश्न था। इस तरह के प्रश्न ही आपके एग्जाम में आते हैं, हार्ड प्रश्न भी जो आते हैं वो भी हम आपको कराएंगे, चिंता मत करिए। तो चलिए अब हम समझते हैं घर्षण कोण, एंगल ऑफ फ्रिक्शन जिसे कहते हैं, ये क्या होता है। दोस्तों ये कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल होता है। घर्षण कोण क्या होता है, बहुत ही आसान होता है, बस इससे न्यूमेरिकल्स बन जाते हैं। कैसे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना है वो हम आपको कराएंगे। अभी आप समझ लीजिए घर्षण कोण होता क्या है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन किसे कहते हैं। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा, इसे जरूर पढ़ना है, इससे आपके एग्जाम में 2 या 3 नंबर के प्रश्न आते हैं। घर्षण कोण क्या होता है, सीमांत घर्षण की स्थिति में। ओके, सीमांत घर्षण कब लगता है भाई, जब कोई ब्लॉक क्या हो दोस्तों, स्थिर होता है, विरामावस्था में होता है, तब उसके ऊपर सापेक्ष गति नहीं होता है, तब उसके पूर्व दोस्तों सापेक्ष गति होने से पूर्व जो घर्षण बल लगता है इधर की ओर, जो घर्षण बल मान लीजिए ये लग रहा है फ्रिक्शन F से जिसे डिनोट करते हैं, वो क्या होता है, घर्षण बल सीमांत घर्षण कहलाता है। ओके, तो इस स्थिति में कहा जा रहा है सीमांत घर्षण Fs और सामान्य प्रतिक्रिया n। सामान्य प्रतिक्रिया हम जानते हैं सतह पर है ये वस्तु, तो इसके लंबवत सामान्य प्रतिक्रिया बल लगेगा, इस तरह लंबवत बिल्कुल सामान्य प्रतिक्रिया n लगेगा। तो कहा क्या जा रहा है, समान घर्षण की स्थिति में सीमांत घर्षण बल Fs और सामान्य प्रतिक्रिया n के परिणामी, यानी इन दोनों का परिणामी, आप सभी ने पढ़ा है सदिश विश्लेषण में, इन दोनों का जो भी सदिश है लंबवत है एक दूसरे के, तो उनका परिणामी इस तरह परिचित करता हूँ, जहां पर वो जुड़े हैं उनको काटता हुआ यहाँ से निकलता है। यानी कि अगर n है ये Fs है, तो इनका परिणामी यहाँ से इनको काटता हुआ जाएगा। मान लीजिए जो परिणामी निकल कर आया वो P है, यहाँ पर डिनोट किया है ना, इनका परिणामी P। तो घर्षण बल, सीमांत घर्षण बल Fs और सामान्य प्रतिक्रिया बल के परिणामी P का, इस P का दोस्तों, इस P का सामान्य प्रतिक्रिया n के साथ बना कोण घर्षण कोण कहलाता है। बस खत्म बात, कि समांत घर्षण एवं जो समान प्रतिक्रिया बल n लगा है उनका परिणामी निकाल लीजिए। हाँ निकल लिया, P आ गया हमारा। तो इसी P का सामान्य प्रतिक्रिया बल n, इसी P का सामान्य प्रतिक्रिया बल n जो है अभी लंबवत लग रहा है, उसके साथ जो कोण बनेगा, यानी यहाँ पर जो कोण बनता है, मान लीजिए ये कोण अल्फा हमारा है, इसी कोण को हम क्या कहते हैं दोस्तों, घर्षण कोण कहते हैं। बात हो गई यहाँ पर घर्षण कोण की क्लियर। अब बात ये आती है घर्षण बल ये किसके बराबर होता है, ये किसके बराबर होता है। तो यहाँ पर दोस्तों हम कुछ लेकर कुछ भी टैंजेंट ले लेते हैं, या साइन इसका ले लेते हैं, या कॉस ले लेते हैं, और इसका मान निकालने की कोशिश करते हैं अल्फा का। तो आइए पहले टेंजेंट ले लेते हैं, इसका टेंजेंट, इसका टेन जेट का मतलब होता है इसका टेन थीटा ले लेंगे। तो थीटा है हमारा यहाँ पर होगा, अगर टेन अल्फा से बात बन जाएगी, घर्षण कोण निकल कर आ जाएगा, तो साइन एवं कॉस लेने की जरूरत है ही नहीं। ओके, तो टेन अल्फा अगर हम निकालने की कोशिश करेंगे तो हम देखेंगे टेन अल्फा क्या होता है। अगर हम यहाँ पर इस तरह त्रिभुज का निर्माण करेंगे, इस तरह ये एक त्रिभुज बन गया, और यहाँ पर इसको भी डॉट डॉट कर देते हैं, जिससे हमें पता चले क्या हो रहा है। तो यहाँ पर टेन अल्फा किसके बराबर होगा, ये इसके सामने जो लंब है वो, एवं बटे में क्या होता है आधार, लंब बटे आधार, ये लंबाई एवं ये लंबाई। ओके, ये लंबाई क्या है, लंब है, और ये लंबाई क्या है, आधार है। तो लंब बटे आधार हमें करना है। तो आप देख रहे हो लंब आएगा ऊपर, लंब क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, आप देख रहे हो ये क्या बन रहा है, एक दोस्तों क्या बन रहा है, हमारा वर्ग बन रहा है, स्क्वायर बन रहा है। तो ये जो लंबाई होगा एक रेक्टेंगल बन रहा है। तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि जो लंब है वो तो हमारे इसके सामने आप देखेंगे तो ये Fs के बराबर है, यानी कि ये जो लंबाई है इसका जो मान है वह Fs के बराबर है। तो हम लंब की जगह क्या रख सकते हैं, Fs रख सकते हैं। ओके, तो हम यहाँ पर Fs रखते हैं। ओके, ये क्या है, घर्षण बल है, सीमांत घर्षण बल। और लंब बटे आधार भी तो आता है हमारा, टेंजेंट लेंगे तो आधार क्या है हमारा, ये लंबाई है। और सर ये देखिए ये तो हमारा अभिलंबित प्रतिक्रिया बल n है, तो हम नीचे क्या लिख देंगे दोस्तों, n रख देंगे। तो यहाँ से सर हम क्या करेंगे, टेन अल्फा बराबर हम
सभी जानते हैं कि एफ का मान अभी भी हमने निकाला था, जो एफ होता है वह किसके बराबर होता है। ये एफ यहाँ पर हम लिख देते हैं, जो एफ है वो हमारा म्यू एन के बराबर होता है सर। और म्यू क्या होगा, यहाँ पर सीमांत कर्सर है तो ये म्यू एस होगा। ओके, तो यहाँ पर म्यू एस एन लिखेंगे और बटे में सर हमारा एन है, तो यहाँ से सर देखिए एन से एन कट गया। ओके, तो सर हमारा क्या निकल कर आया यहाँ पर, टेन अल्फा इक्वल टू म्यू एस। ओके, तो सर यहाँ पर देखा कि हमने टेन अल्फा जो घर्षण कोण बढ़ा है उसका टेंजेंट लिया तो वो घर्षण गुणांक के बराबर आ गया कोण का। ओके, तो यहाँ से सर अगर हम घर्षण कोण ये केवल अल्फा में निकालना हो तो हम क्या करेंगे, इसका हम इधर टेन इनवर्स कर देंगे, तो अल्फा क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर टेन इनवर्स म्यू एस हो जाएगा। तो ये आपका अल्फा का मान निकल कर आया। अल्फा क्या है, हमारा घर्षण कोण है, ये आपका आ गया। अब दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, घर्षण कोण से संबंधित जो भी न्यूमेरिकल्स आपके एग्जाम में बनते हैं उसे सॉल्व कर लीजिए। कैसा न्यूमेरिकल्स बनता है सर, यहाँ पर पढ़िए इससे, दो पिंड के तलों के बीच घर्षण गुणांक क्या है, घर्षण गुणांक म्यू एस 1 है। सर हमें यहाँ पर दिया हुआ है कि जो म्यू एस है वो कितना 1 है। ओके, तो घर्षण कोण ज्ञात कीजिए। सर हमें क्या निकालना है, अल्फा निकालना है। तो अभी भी ने बताया ना, अल्फा क्या होता है, घर्षण कोण होता है, और घर्षण कोण किसके बराबर होता है, टेन इनवर्स किसके सर, म्यू एस के। ओके, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा बराबर टेन इनवर्स और म्यू एस का मान तो हमें दिया है 1 है। ओके, तो आप सभी जानते हो यहाँ से अल्फा का मान क्या आ जाएगा, ये 1 किसके बराबर होता है सर, 1 तो 45 डिग्री पर होता है, टेन 45 डिग्री 1 होता है। तो यहाँ से दोस्तों, तो यहाँ से टेन इनवर्स मल्टीप्लाई बाई टेन 45 डिग्री, तो सर ये टेन इनवर्स है, ये सिंपली टेन है, तो इनवर्स टेन को काट देगा तो बचेगा क्या, केवल 45 डिग्री। तो यहाँ से सर हमारा घर्षण कोण क्या निकल कर आया, 45 डिग्री निकल कर आ गया। ओके, तो इस तरह आप क्या निकाल सकते हो, घर्षण कोण निकाल सकते हो। अगर आपको क्या दिया है, घर्षण गुणांक दिया है, सिंपल। अगर दोस्तों दूसरा न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं, अगर म्यू एस क्या हो, 3/4 हो, तो घर्षण कोण क्या होगा। तो सर हमें सभी को पता है अल्फा बराबर होता है टेन इनवर्स म्यू एस, और म्यू एस हमें दिया हुआ है 3/4 है। तो सर हमें नहीं पता कि 3/4 टेन के किस मान पर होता है, नहीं पता, तो इसे एज इट इज छोड़ दीजिए। यहाँ पर भी आपका आंसर हो गया। एग्जामिनर चाहता है कि बच्चों को नहीं पता इसका, तो इसलिए छोड़ दिया, बाकी जिसका पता है उसका आपने कर दिया। तो ये भी आपका आंसर इस तरह यहाँ पर हो जाएगा, अल्फा का मान यानी घर्षण कोण आपका निकल कर आ जाएगा। तो देखा, इस तरह के दोस्तों न्यूमेरिकल आपसे पूछे जाते हैं। अब दोस्तों आपके लिए एक प्रश्न है, अगर दोस्तों tan 30 डिग्री बराबर 1/√3 है तो ये म्यू एस क्या होगा। यहाँ पर जो है 30 डिग्री, ये क्या है दोस्तों, घर्षण कोण अल्फा है, ये हम आपको बता दे रहे हैं। और आपको सभी को एक रिलेशन तो हमने आपको बता ही दिया है, tan अल्फा बराबर क्या होता है दोस्तों, म्यू एस ही होता है। और यही से क्या होता है, अल्फा का मान निकालते हैं तो tan वहाँ इनवर्स चला जाता है, तो इस तरह हो जाता है स्थिति। तो आप बताइए कमेंट बॉक्स में कि म्यू एस यहाँ पर क्या होगा। अगर tan 30 डिग्री जो कि घर्षण कोण है यहाँ पर 30 डिग्री, वो 1/√3 है, तो म्यू एस क्या निकल कर आएगा, कमेंट बॉक्स में अभी कमेंट करके बताइएगा, इससे आपका प्रैक्टिस भी होगा। अब दूसरा महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है विराम कोण या सर्पी कोण। सर हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्या ये हमारे एग्जाम में आता है? जी हाँ, बिल्कुल आता है। आपके एग्जाम में डायरेक्ट 4 या 5 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है कि ये सिद्ध कीजिए कि विराम कोण एवं घर्षण कोण एक दूसरे के बिल्कुल बराबर होते हैं। सिद्ध कीजिए कि विराम कोण या घर्षण कोण बिल्कुल बराबर होते हैं, उनका मान बराबर होता है। तो आप कैसे सिद्ध करोगे? हमें तो पता है घर्षण कोण ये होता है, हम निकाल भी लेंगे कैसे निकाला जाता है, लेकिन ये विराम कोण हमें नहीं पता है, तो वहां पर आप फंस जाओगे ना, तो आपको विराम कोण भी पढ़ना पड़ेगा। लेकिन कोई बात नहीं, हम इसे भी बिल्कुल आसानी समझ लेंगे। देखिए लिखा क्या हुआ है, आनत तल पर। आनत तल पर, आनत तल किस तरह का होता है हम सभी पता है, इस तरह झुका हुआ कोई एक तल होता है जिसे हम क्या कहते हैं, आनत तल कहते हैं। कहा है जो हमने बना दिया। आनत तल पर क्षैतिज से बना वह कोण, क्षैतिज से बना कोण होता है ये। मान लीजिए क्षैतिज से जो कोण बना है वो कोण जिसे हम थीटा कहते हैं, वह कोण जिसके लिए तल पर स्थित कोई वस्तु ठीक फिसलना प्रारंभ करती है। यानी कि जिसके लिए ये वो कोण होना चाहिए जिसके लिए दोस्तों कोई भी अगर वस्तु यहाँ पर रखी है वो जस्ट क्या हो दोस्तों, फिसलना प्रारंभ करें। ये वह कोण होता है जिसके लिए तुरंत या जस्ट ही मस्त ये फिसलने ही वाली होती है, तब वो कोण जो बनता है दोस्तों क्षैतिज से, उसे ही विराम कोण या सर्पी कोण कहते हैं। देखिए दोस्तों, इसे हम यहाँ पर इस तरह से आपको समझाते हैं। मान लीजिए दोस्तों ये क्या है, आनत तल इस तरह का हमने बनाया, ये क्या है, कोई इस पे वस्तु रखा हुआ है। क्या ये वस्तु यहाँ पर फिसल रही है? इस कोण पर जो हमने बनाकर रखा हुआ है आनत तल पर नहीं फिसल रही है। अब हम क्या करें, कुछ थोड़ा सा कोण और बनाएं। हाँ, हमने कोण थोड़ा सा बढ़ा लिया। मान लीजिए ये जस्ट जैसे ही हमने कोण ऐसे बढ़ाया आनत तल का क्षैतिज से, तो ये वस्तु क्या है, जस्ट यहाँ से फिसलने ही वाली है, जस्ट यहाँ पे फिसल नहीं रही है। अभी जस्ट इस कोण पर जो हमने यहाँ से इस तरह बढ़ाया दोस्तों, तो जस्ट ये फिसलने ही वाली होती है, तब वो जो कोण दोस्तों बनता है उसे ही दोस्तों हम विराम कोण या सर्पी कोण कहते हैं। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे। तो हमें कुल मिलाकर यही थीटा निकालना है, तब हमें पता चलेगा कि क्या ये थीटा जो है वह इसी जो बनाए घर्षण कोण इसी के बराबर होता है। अगर बराबर होता है तो ये सिद्ध हो जाएगा। जो इस तरह का अगर प्रश्न आएगा कि विराम कोण घर्षण कोण के बराबर है, तो हम
हमारा ये भी सिद्ध हो जाएगा कि हाँ विराम कोड अगर उसी के बराबर आ गया तो ये प्रूफ भी हो जाएगा। तो आइए हम यहाँ पर थीटा का मान निकालते हैं। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि ये वस्तु क्या है, यहाँ से जस्ट फिसलने ही वाली है, अभी फिसल नहीं रही, यानी कि अगर हम उस क्षण की बात करें जिस पर ये जस्ट फिसलने वाली है, स्टार्ट करने वाली है, स्टार्ट तक की नहीं है, अभी अभी जस्ट फिसलने वाली है, देखेंगे तो वस्तु क्या है, एक तरह से अभी विराम में है। ओके, अभी स्टार्ट नहीं की फिसलना, तो गति ये विराम अवस्था में इस तरह हम देखेंगे। तो अगर हम देखेंगे तो इस वस्तु पर नीचे की ओर एक बल लगेगा mg, अगर इसका द्रव्यमान m है तो नीचे की ओर mg लगेगा, हम सभी जानते हैं। और दोस्तों ऊपर की ओर क्या लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन L लगेगा। और दोस्तों क्या लगेगा, यहाँ पर आप कहेंगे सर ये वस्तु क्या है, नीचे की ओर फिसलना प्रारंभ करेगी ना, तो इसके विरुद्ध, इसके विपरीत एक बल लगेगा, फ्रिक्शन बल F लगेगा। तो यहां से हम एक काम कर सकते हैं, ये जो बल है क्या थोड़ा टेढ़ा आपको दिख रहा है कि नहीं, ये बल क्या है थोड़ा टेढ़ा है, तो जो भी बल तो आपको टेढ़ा मेरा दिखे या थोड़ा झुका हुआ दिखे तो उसका हमेशा वियोजन कर लेना है। तो यहाँ पर अगर हम इसका वियोजन करेंगे इधर की ओर, तो इधर की ओर जो कोण बनेगा दोस्तों वो भी थीटा होगा। ये हमने आपको स्टार्टिंग लेक्चर्स में बताया था गति के समीकरण में कि न समतल में जो यहाँ कोण बनता है वही mg का घटक करते हुए यहाँ पर भी वही कोण बनता है थीटा। ओके, तो कुल मिला जुलाकर इसका मान निकाले या इसका मान निकाले, इस थीटा का बात एक ही है। तो अगर हम इस थीटा की तरफ mg का वियोजन करना चाहेंगे तो थीटा की तरफ mg का वियोजन क्या हो जाएगा, यहाँ पर अगर mg इस तरह है तो यहाँ पर थीटा की तरफ यहाँ पर mg cos थीटा हो जाएगा, यहाँ पर जो हमने आपको इस तरह अलग बनाकर दिखाया जिससे आपको और अच्छे समझ में आए। और इसी थीटा के विपरीत करेंगे तो इधर की ओर आएगा, थीटा के विपरीत करेंगे mg का घटक तो दोस्तों इधर की ओर आएगा। तो इधर की ओर थीटा के विपरीत क्या होता है, cos थीटा यहाँ पर होता है, तो विपरीत mg का sin थीटा लेने पर हो जाता है। ये सिंपल बातें हमने आपको सिखा रखी है। तो ये हमने mg का दो घटक ले लिया और इस mg का तो अब कोई काम नहीं, हमने घटक ले लिया, तो ये हमने दिखा दिए सारे बल जो इस वस्तु पर लग रहे हैं। तो यहाँ पर अभी हमने क्या बताया आपको कि ये जो वस्तु है वो अभी क्या है, जस्ट फिसलना स्टार्ट कर रही है, फिसल नहीं रही है। यानी कि इस क्षण पर हम देखें, उस क्षण पर जिस पर ये कोण बन रहा है, जिस पर वस्तु फिसलना स्टार्ट कर रही है, अभी स्टार्ट नहीं हुई है, तो हम देखेंगे कि वस्तु क्या है उस समय विराम में होगी, विराम में होगी कि नहीं, क्योंकि वो अभी फिसल नहीं रही, अभी वो गति नहीं कर रही है, वो अभी गति करने ही वाली है। तो उस क्षण पर वस्तु क्या है, विराम में है। तो अगर वस्तु उस क्षण पर विराम में अगर हम मानेंगे तो ये ऊपर नीचे दाएं बाएं के सभी बल आपस में बराबर हो जाएंगे, क्योंकि इतना बल लग रहा है लेकिन वस्तु अभी फिसल नहीं रही है, अभी स्टार्ट कर रही है। तो इसका मतलब अभी उस क्षण पर ये सभी बल एक दूसरे के बराबर है। तो यानी इधर का बल इस वाले बल के बराबर है, ऊपर का बल नीचे वाले बल के बराबर है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि n नॉर्मल रिएक्शन n किसके बराबर है, mg cos थीटा के, और जो fs है fs वो इधर वाले बल mg sin थीटा के बराबर है। तो ये दोस्तों हमने लिख दिया। ओके, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, ये समीकरण 1 मान लेते हैं, ये समीकरण 2 मान लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमने एक चीज कर सकते हैं, सर यहाँ पर cos थीटा यहाँ sin थीटा है, हमें क्या करना है कि घर्षण कोण के बराबर करना है सर्पी या विराम कोण को भी। तो घर्षण कोण में क्या होता है, tan थीटा होता है। हाँ सर होता है tan थीटा। तो यहाँ पर हमें tan थीटा कैसे मिलेगा, जब हम sin थीटा में cos थीटा को भाग कर दे या समीकरण 2 में 1 को भाग कर दें तो तब हमें tan थीटा मिलेगा। तो हम वही करेंगे, समीकरण 2 को हम भाग कर देंगे दोस्तों, समीकरण 2 को इस तरह हम दिखा देते हैं, इस तरह भाग दे देते हैं समीकरण 1 से। ओके, क्योंकि समीकरण 1 जब इसके नीचे आएगा तो sin थीटा अपॉन cos थीटा होगा, तो हमें tan थीटा मिलेगा। तो सिंपली समीकरण 1 हमारा ये है, fs बराबर mg sin थीटा है। अब हम इसको भाग कर रहे हैं 1 से, तो 1 वाले जो भी चीजें है वो इसके नीचे आ जाएगी, नॉर्मल रिएक्शन इसके नीचे, mg cos थीटा इसके नीचे आ जाएगा। अरे सर यहाँ पर देख रहे हैं mg ऊपर भी है mg नीचे भी है, हम क्या काट दें इसको, हाँ काट दीजिए, बिल्कुल काट दीजिए। यहाँ से fs का मान हम रख सकते हैं उसी तरह जिस तरह हमने पहले घर्षण कोण में रखा था। fs क्या किसके बराबर होता है, म्यू s, बताइए जल्दी से, नॉर्मल रिएक्शन एन के, और बटे में नॉर्मल रिएक्शन है ही सर, नॉर्मल रिएक्शन कट गया बिल्कुल। और यहाँ पे तो sin थीटा अपॉन cos थीटा किसके बराबर हो गया, tan थीटा के। तो सर इसी तरह हमारा हुआ जिस तरह घर्षण कोण में हुआ था, यहाँ से भी tan थीटा बराबर किसके आया, म्यू एस के, या हम कह सकते हो अगर थीटा को रोकेंगे तो विपरीत करेंगे तो tan इनवर्स म्यू एस उसी के बराबर हो जाएगा दोस्तों घर्षण कोण के। तो यहाँ से इस तरह भी आप सिद्ध कर सकते हो, घर्षण कोण का मान इस तरह आप निकाल लोगे, विराम कोण बराबर इस तरह कर दोगे, और जो मान निकल कर आ जाएगा आप ये दिखा दोगे कि हाँ घर्षण कोण एवं विराम कोण में जो है हमारा थीटा एवं अल्फा का मान क्या है, tan इनवर्स म्यू एस है, tan इनवर्स म्यू एस ही है। ओके, तो इस तरीके से सिद्ध होता है कि विराम कोण घर्षण कोण के दोस्तों बिल्कुल बराबर होता है, ये हम सिद्ध हो गया। और इस तरह आपको न्यूमेरिकल्स भी टाइप के आएंगे इस क्वेश्चन के, विराम कोण निकालिए या घर्षण कोण, फॉर्मूले से निकालोगे tan थीटा बराबर म्यू एस होता है, तो यहाँ से आप थीटा का मान निकाल सकते हो या म्यू एस का मान निकाल सकते हो घर्षण कोण से। ओके, तो इस तरह न्यूमेरिकल्स भी आप सॉल्व कर सकते हो। अगर इससे आपके आए 3 या 4 नंबर के थ्योरी वाले प्रश्न तो आप इस तरह भी प्रूफ भी कर सकते हो, प्रूफ वाले क्वेश्चन को भी। ओके, तो यहाँ से आशा है आपको समझ में आ गया होगा घर्षण कोण एवं विराम कोण। अब दोस्तों हम आपको तैयार करेंगे घर्षण बल के थोड़ा एडवांस लेवल को क्वेश्चन को, न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए। ओके, उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा अभिकेंद्री बल। ये क्या सर अब नया कॉन्सेप्ट है, कंट्रोल
control. बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है। अभिकेंद्र बल क्या होता है? वृत्तीय गति करते हुए एक पिंड पर एक बल कार्य करता है जिसकी दिशा सदैव वृत्त के केंद्र की ओर होती है और इसी बल को अभिकेंद्र बल कहते हैं। क्या सर इतना सिंपल? अभिकेंद्र बल क्या है? वृत्तीय गति करते हुए, यानी कि अगर कोई भी पिंड है यहाँ पर अगर वृत्तीय गति कर रहा है, यहाँ पर मान लीजिए कोई एक वृत्ताकार इस तरह का पथ है, ये ग्राउंड है, ग्राउंड के चारों ओर क्या है? इस तरह सड़क बना हुआ है। ओके, तो अगर कोई भी पिंड है, सड़क हो गया, गाड़ी हो गया, मोटरसाइकिल होगा, अगर यहाँ पर गति करेगा तो इस गति करते हुए पिंड, वस्तु या कार, मोटरसाइकिल पर हमेशा एक बल क्या लगेगा? इस वृत्ताकार पथ के केंद्र की ओर लगेगा एक बल, और यही जो फोर्स लगता है दोस्तों, इसी फोर्स को क्या कहते हैं? फोर्स ऑफ सेंटर फोर्स कहते हैं, यानी कि अभिकेंद्री बल कहते हैं, जो केंद्र की ओर हमेशा लगता है। अगर कोई वस्तु क्या है? वृत्ताकार पथ पे गति करता है तो हमेशा केंद्र की ओर, ध्यान रखिए, हमेशा केंद्र की ओर जो बल लगेगा वही अभिकेंद्री बल होता है। बाकी बल तो आपको पता है क्या होता है? द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। यहाँ पर जो सेंटर फोर्स होगा यानी कि अभिकेंद्री बल, वो भी द्रव्यमान गुणे त्वरण होगा, और त्वरण कैसा होगा? अभिकेंद्री त्वरण होगा, क्योंकि जब सिंपल फोर्स लगता है तो उसके लिए वस्तु क्या होती है? सिंपल गति करती है एक रेखा में, तो वहां पर हम त्वरण लेते हैं। लेकिन यहाँ पर वृत्तीय पथ में हम देख रहे हैं तो वृत्तीय पथ में अभिकेंद्र त्वरण होता है। ओके, तो यहाँ पर अभिकेंद्र त्वरण को भी हम जब वृत्तीय गति पढ़ेंगे तो अभिकेंद्र त्वरण को भी वहां पे अच्छे से समझेंगे, इसकी चिंता मत कीजिएगा। ओके, तो यहाँ पर F सेंटर फोर्स द्रव्यमान गुणे अभिकेंद्र त्वरण होता है, और अभिकेंद्र त्वरण किसके बराबर होता है दोस्तों? अभिकेंद्र त्वरण यहाँ पर सेंटर एक्सेलरेशन किसके बराबर होता है? v²/r के। ये फॉर्मूला दोस्तों उसी चैप्टर में जब हम पढ़ाएंगे तो आपको डेरिवेशन करके बताएंगे। अभी के लिए आप याद रखिए अभिकेंद्र त्वरण बराबर होता है v²/r। ओके, तो यहां से दोस्तों सेंटर फोर्स किसके बराबर आ जाएगा? जो द्रव्यमान वस्तु का m एवं जो त्वरण है v²/r। तो ये आपका क्या निकल कर आ जाएगा दोस्तों? अभिकेंद्र बल का सूत्र आ जाएगा mv²/r। ये आप याद रखिएगा। और एक बात दोस्तों हम आपको बताना चाह रहे हैं कि वृत्तीय गति में घर्षण बल F से अभिकेंद्री बल प्राप्त होता है, यानी कि अभिकेंद्री बल किसी वस्तु पर बल लगता है, लेकिन वह दोस्तों वही नहीं होता है। जैसे कोई वस्तु क्या वृत्ताकार पथ पर गति करेगी, इस तरह वृत्ताकार वस्तु क्या है? यहाँ पर मान लीजिए कोई वस्तु इस तरह वृत्ताकार पथ है, यहाँ पर मान लीजिए आप ही मोटरसाइकिल यहाँ पर चला रहे हैं, ये गति कर रही है, तो इस वृत्ताकार पथ पर ये जब ये गति करेगा तो यहाँ की ओर, इसके इधर की ओर दोस्तों घर्षण बल लगेगा, वृत्त के केंद्र को घर्षण बल लगेगा। और हम सभी जानते हैं कि वृत्त के केंद्र की ओर केवल एक ही बल लगता है, जो कि क्या होता है? अभिकेंद्री बल होता है। वृत्तीय पथ पे जो वृत्त की दिशा सदैव वृत्त के केंद्र की ओर होती है, जो कि केंद्र की ओर लगता है, वह केवल एक ही बल होता है, अभिकेंद्री बल। तो यहाँ पर जो घर्षण बल लग रहा है दोस्तों, वही क्या है दोस्तों? अभिकेंद्री बल होता है। यहाँ पर अभिकेंद्री बल दोस्तों घर्षण बल से प्राप्त होता है। घर्षण बल ही यहाँ पर अभिकेंद्री बल का रोल निभाता है, यानी कि अभिकेंद्री बल कोई अनिवार्य बल नहीं है। अभिकेंद्री बल दोस्तों किसी वस्तु पर लगता है, लेकिन उसकी भूमिका निभाने वाला कोई और होता है, ये खुद नहीं होता, कोई और होता है। जैसे यहाँ पर दोस्तों जो घर्षण बल है वो अभिकेंद्री बल की भूमिका निभा रहा है। और हम सभी जानते हैं कि अंतरिक्ष में पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है। अंतरिक्ष में सूर्य बीच में होता है और पृथ्वी क्या होती है? इसके चारों ओर दोस्तों चक्कर लगाती है। हाँ, लगाती है। तो यहाँ पर भी वृत्ताकार पथ है, यहाँ पर भी अभिकेंद्री बल लगना चाहिए। हाँ, लगता है अभिकेंद्री बल, लेकिन कौन सा अभिकेंद्री बल? अभिकेंद्री बल तो कोई दूसरा बल अभिकेंद्री बल की भूमिका निभाता है। तो यहाँ पर कौन सा बल अभिकेंद्री बल की भूमिका निभा रहा है? तो दोस्तों याद करिए, गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है दोस्तों? अभिकेंद्री बल का कार्य करता है। अभिकेंद्री बल को गुरुत्वाकर्षण बल से ही प्राप्त होता है यहाँ पर। तो यहाँ से एक चीज हमने जाना कि जो F सेंटर फोर्स होता है mv²/r होता है, और सेंटर फोर्स यानी कि अभिकेंद्री बल क्या होता है? किसी दूसरे बल से प्राप्त होता है। अभिकेंद्री बल की भूमिका निभाने वाला कोई और होता है। जैसे वृत्तीय गति पर घर्षण बल निभाता है दोस्तों अभिकेंद्र बल की भूमिका। अब दोस्तों आपके एग्जाम में इस तरह के न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं कि कोई भी वृत्ताकार मोड़ पर कोई भी कार गति कर रहा है, या मोटर कार या बस कोई गति कर रहा है, तो वृत्ताकार पथ पर इस तरह मोड़ आता है ना, तो इसी तरह जो वृत्ताकार का पथ के मोड़ है, इसी मोड़ पर मुड़ने के लिए दोस्तों अधिकतम चाल पूछ लेता है आपसे। आप सोच रहे होंगे कि ये अधिकतम चाल क्या? किसी भी चाल से हम जाए, मोड़ना तो है ही ना, किसी भी चाल से जाए। अधिकतम चाल का मतलब क्या है? अरे दोस्तों ध्यान रखिए, कोई भी मान लीजिए अगर कोई कार है, वस्तु है, कोई भी मोटरसाइकिल है, मान लीजिए वो क्या है 60 की स्पीड से आ रही है, 60 की स्पीड से सीधे सड़क पर गति कर रही है, लेकिन जैसा ही मोड़ आया तो क्या उसी स्पीड से अगर मुड़ेगी तो वो गिर जाएगी, क्योंकि 60 की स्पीड से अगर वो आ रही है तो ये बहुत ज़्यादा है। और आप सभी जानते हो कि जब हाई स्पीड से मोड़ पर मुड़ेंगे, हाई स्पीड से आ रहे हैं और मोड़ पर जस्ट मुड़ेंगे तो हम स्लिप कर कर आगे को गिर जाएंगे। तो ये अधिकतम चाल का कॉन्सेप्ट इसलिए दोस्तों आया है जिससे हमें पता चल सके कि किस चाल से हम जाएंगे, इससे हम बिना फिसले आराम से ये मोड़ पर मुड़ जाएंगे। तो यह अधिकतम चाल का कॉन्सेप्ट यही है जिस चाल द्वारा हम आसानी से मोड़ पर मुड़ जाए।
तो ये वही चाल है। ओके, तो ये हम कैसे निकालेंगे, हम क्या करेंगे, एफबीडी बनाएंगे। इसे हम मान लेते कोई वस्तु है, तो हम सभी जानते हैं अगर ये सतह पर चल रही है तो इसके ऊपर क्या लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन एन लगेगा। इसका द्रव्यमान होगा तो नीचे की ओर mg लगेगा। और घर्षण बल दोस्तों वृत्ताकार पथ पर इसके केंद्र की ओर लगता है, यानी कि इधर की ओर क्या लगेगा, घर्षण बल लगेगा। तो यहाँ से हम साफ साफ एक चीज देख रहे हैं कि यहाँ पर जो n बराबर है किसके, n बराबर है mg के, क्योंकि ये वस्तु ना ऊपर जा रही है ना नीचे जा रही है, तो सीधे गति कर रही है ना, तो यहाँ पर n सीधे mg के बराबर होगा। यहाँ पर एफबीडी से हमें पता चल गया। और हम सभी जानते हैं कि यहाँ पर वृत्ताकार पथ है, तो वृत्ताकार पथ पर क्या लगेगा दोस्तों, अभिकेंद्र बल लगेगा, यानी सेंटर फोर्स लगेगा। और यहाँ पर सेंटर फोर्स सेंटर फोर्स की भूमिका निभाने वाला कौन है, ये घर्षण बल F है। तो सर यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, हमें अभी भी देखा कि जो सेंटर फोर्स होता है वो mv²/r होता है, और घर्षण बल का अलग ही सूत्र होता है, क्या होता है, μn होता है। ओके, तो यहाँ से अभी भी हमने n का मान निकाल ही लिया, तो n का मान हम यहाँ पर रख सकते हैं, जिससे हमें v का मान आसानी से मिलेगा। ओके, तो यहाँ पर mv²/r बराबर करेंगे, यहाँ पर म्यू n का मान है mg, मल्टीप्लाई बाई कर देंगे इससे, और बाकी यहाँ पर आप देख रहे हैं m से m सिंपली कट रहा है और कुछ नहीं कट रहा है, तो सीधे सीधे हम v का मान निकालते हैं। यहाँ पर v² बराबर क्या हो जाएगा, म्यू g, और ये r वहाँ मल्टीप्लाई में चल जाएगा, तो v बराबर यहाँ पर अंडर रूट हम ले लेंगे, तो यहाँ पर म्यू जी आर अंडर रूट, ये क्या हो जाएगा दोस्तों, अधिकतम चाल हो जाएगा, एच मैक्स हो जाएगा। यानी अगर कोई कार है, कोई वस्तु या कोई भी पिंड है या कोई भी बाइक है, अगर अधिकतम इतना चाल से वो मोड़ पर मुड़ेगा तो आसानी से मुड़ जाएगा बिना स्लिप किए, या इससे अगर कम भी उसकी चाल होगी तो भी आसानी से मुड़ जाएगा। लेकिन अगर इससे थोड़ा सा भी ज़्यादा होगा तो वो मुंह के बल यहाँ पर गिर पड़ेगा, फिसल जाएगा। ओके, तो आप इस फॉर्मूले को सीधे याद रखते हैं कि जब भी कोई वृत्ताकार मोड़ आता है उस पर किसी भी कार, पिंड या वस्तु द्वारा जब वो मुड़ेगा तो उसके लिए अधिकतम चाल क्या होनी चाहिए, ये होनी चाहिए। आप देखते हैं जो हमने कॉन्सेप्ट बताया उससे रिलेटेड दोस्तों आपके एग्जाम में किस तरह के न्यूमेरिकल्स आते हैं। दोस्तों अभी भी हाल ही के पेपर में अर्धवार्षिक जो हुआ था उसमें ये इस टाइप के प्रश्न आए थे इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड। ओके, और उस कॉन्सेप्ट कैसे अप्लाई करेंगे यहाँ पर वो हमको बताते हैं। देखिए क्या है क्वेश्चन कि एक समतल सड़क पर 100 मीटर की त्रिज्या, यानी कोई भी समकर सतह है उसकी जो त्रिज्या है यहाँ पर r बराबर कितना है, 100 मीटर है। जो दिया है पहले वो लिख लीजिए। त्रिज्या के घुमाव, यानी कि त्रिज्या है वृत्ताकार है तभी ना उसकी त्रिज्या है, तो उसके घुमाव पे इसका या क्या है घुमाव है, जिसकी त्रिज्या हमें दी है दोस्तों 100 मीटर की है। कोई केंद्र होगा इस वृत्ताकार पथ का घुमाव का, तो उसकी त्रिज्या में 100 मीटर दी हुई है, और उसी घुमाव पर अधिकतम चाल हमें पूछा है। तो यहाँ पर देखिए पूछ लिया ना, एच मैक्स हमें पूछा है, तो सिंपली वही फॉर्मूला लगा देंगे हमने जो अभी भी पढ़ा है। एच मैक्स से किसी भी घुमाव पर मुड़ने के लिए जो अधिकतम चाल होती है म्यू जी आर होती है, तो यही निकाल देंगे। म्यू आर तो हमें दिया हुआ है और म्यू एवं जी हमें देखना है। जी भी हमें दिया हुआ है, कितना है, 10 मीटर प्रति सेकेंड है स्क्वायर है, और जो हमारा घर्षण गुणांक है म्यू भी दिया है 0.4, तो बस मान रख दीजिए, आंसर ला दीजिए और 4 नंबर पक्के कर लीजिए। म्यू कितना है, 0.4 है, मल्टीप्लाई बाई जी 10 है, मल्टीप्लाई बाई आर हमारा कितना है, 100 मीटर है। तो इन सभी का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका अंदर में आएगा 400, और आप सभी जानते हैं 400 का अंडर रूट होता है 20 मीटर प्रति सेकेंड। तो ये आपकी चाल होगी दोस्तों, या कह सकते हो अधिकतम चाल होगी जिस पर ये कार क्या करेगा, समतल सड़क पर मुड़ेगा। कॉपी में नोट करते चले, और अब वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करते चले, जिससे हमें भी आपसे मोटिवेशन मिलता रहे। अब आइए एक और न्यूमेरिकल देखते हैं दोस्तों। अभी केंद्र बल जो हमने पढ़ा था उससे रिलेटेड भी एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं, क्योंकि अभी केंद्र बल से भी एक न्यूमेरिकल 2 या 3 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लिए जाते हैं। तो क्या है प्रश्न कि 2.5 किलो द्रव्यमान का एक वस्तु 2.5 मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से घूम रहा है, तो पिंड पर लगने वाला अभिकेंद्र बल निकालना है। तो हम जानते हैं जो अभिकेंद्र बल किसके बराबर होता है, mv²/r के बराबर होता है। बस फॉर्मूला याद है तो सब कुछ हो जाएगा। तो यहाँ पर m कितना है, यहाँ पर 2.5 किलो का है, ये हमने रख दिया। वेग देखिए कितना है, 5 मीटर प्रति सेकंड, तो वेग का स्क्वायर 5 × 5 बटे त्रिज्या कितना है, 2.5 मीटर की त्रिज्या, तो नीचे आ जाएगा 2.5। ये क्या 2.5 किलो का भी है और 2.5 त्रिज्या में घूम रहा है, तो ये सिंपली काट देंगे, तो सिंपली 5 × 5 यानी 25 न्यूटन का जो लगेगा अभिकेंद्री बल उस वस्तु या पिंड पर लगेगा। तो ये हो गया दोस्तों इस न्यूमेरिकल का आंसर। अब दोस्तों एक लास्ट है कॉन्सेप्ट आपको बताने वाले घर्षण बल से संबंधित, जिससे भी उस टॉपिक से भी कॉन्सेप्ट से भी आपके एग्जाम में न्यूमेरिकल्स बने हैं कई बार, इसलिए इस कॉन्सेप्ट को भी एक बार जरूर देख लीजिएगा। फिर उसके बाद वीडियो को एंड कर देंगे, इसके टाइप के न्यूमेरिकल्स चेक करेंगे, फिर वीडियो एंड, समाप्त, घर्षण बल सब खत्म। ओके, तो यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट को भी देख लेते, बहुत ही ईजी आपके लिए। आणत तल पर नीचे की ओर गति करने पर वस्तु में उत्पन्न त्वरण ए, यानी कि अगर कोई आणत तल है थीटा कोण पर है, तो इस वस्तु रखा है यहाँ पर, तो ये वस्तु अगर नीचे की ओर गति करेगी तो इसमें उत्पन्न त्वरण निकालना है। अगर ये नीचे की ओर आएगी तो ये किस एक्सेलरेशन से आएगी वो हमें निकालना है। तो कुछ भी निकालना हो हम एक ही चीज करते हैं, हम क्या बनाते हैं, एफबीडी बनाते हैं। इसका द्रव्यमान m है तो नीचे की ओर mg लगेगा, इसका ये सतह पर रखा है तो अभिलंबवत क्या लगेगा, अभिलंबवत n लगेगा, और ये नीचे की ओर आ रहा है तो घर्षण बल क्या करेगा, इसके विरोध करते हुए पीछे की ओर F
लगेगा, ओके, घर्षण बल F। और दोस्तों कोई बल लगेगा और कोई बल नहीं लगेगा, लेकिन यहाँ पर mg सर यहाँ पर थोड़ा झुका हुआ है, ये सीधे बल है, तो यहाँ पर हम इसका वियोजन कर लेंगे। तो mg का हम सब जानते हैं, इधर की ओर वियोजन, यहाँ पर भी जो कोण बनेगा वो थीटा बनेगा, हम सभी जानते हैं। तो थीटा की तरफ वियोजन क्या आ जाएगा सर, mg का cos थीटा ले लेंगे, तो mg cos थीटा यहाँ पर आएगा। और इसी का थीटा के विपरीत जब लेंगे, यहाँ पर थीटा के विपरीत लेंगे तो इधर की ओर आता है mg, इसी का साइन थीटा लेने पर आ जाता है mg साइन थीटा इधर की ओर, mg cos थीटा इधर की ओर। तो जो भी बल लग रहा है इस पिंड पर, यहाँ पर हम अच्छे से स्वचात्मक रूप में अच्छे से यहाँ पर दिखा देते हैं। इधर की ओर क्या लग रहा है, घर्षण बल लग रहा है, इधर की ओर दोस्तों mg साइन थीटा लग रहा है, और ऊपर की ओर नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, और नीचे की ओर क्या लग रहा है, इधर की ओर mg cos थीटा लग रहा है, ओके। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं नॉर्मल रिएक्शन इधर है और इसके विपरीत जस्ट क्या है, mg cos थीटा लग रहा है, ओके। और वस्तु ना ऊपर जा रही है ना नीचे जा रही है, वो तो आगे की ओर एक्सीलरेशन से जा रही है ना। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं जो यहाँ पर n है वह किसके बराबर है, mg cos थीटा के। तो यहाँ पर आपने देखा कि जो n है वो mg के बराबर नहीं है, mg cos थीटा के बराबर है। यानी कि कुछ कुछ परिस्थितियों में n दोस्तों mg के बराबर नहीं भी होता है, ओके। तो ये आपको एफबीडी बनाने से ही पता चलेगा। और क्या हो रहा है, ये वस्तु इधर की ओर देखे, इधर इस दिशा में, तो वस्तु ए एक्सेलरेशन से इधर की ओर जा रही है। तो जब भी किसी वस्तु में दोस्तों गति उत्पन्न होती है, कोई त्वरण उत्पन्न होता है, तो वहां पर आप उस वस्तु में एफ नेट पता किया करिए। ये दोस्तों हमने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया है, जब भी अगर कोई वस्तु क्या है ए एक्सेलरेशन से गति करे तो वहां पर आप एफ नेट निकाले कीजिए, ओके। अगर गति नहीं करती है तो हम सभी जानते हैं वो विरामावस्था में तो आगे अगल बगल के सारे बल बराबर हो जाते हैं, लेकिन गति कर रही है तो वहां पर आप एफ नेट हमेशा निकालेंगे, ओके। तो यहाँ पर हम वस्तु पे देखेंगे एफ नेट जो कुल बल लग रहा है वो कितना है। तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि इस वस्तु पर इधर की ओर घर्षण बल लग रहा है और इधर की ओर mg sin थीटा लग रहा है, लेकिन वस्तु इधर की ओर जा रही है ना ए एक्सेलरेशन से, यानी कि इधर की ओर जो बल लग रहा है mg sin थीटा ये क्या है, इससे ज्यादा है। तो यहाँ पर इसी में से हम घटाएंगे, इसको घटा क्यों रहे हैं सर, क्योंकि ये विपरीत दिशा में है, विपरीत दिशा में घटा दिया जाता है बल को, ओके। अगर वो किसी एक्सेलरेशन से गति करती है, बस ये पता करना है कि कौन सा बल बड़ा है, क्योंकि उसी में से घटाना है ना। तो mg यहाँ पर साइन थीटा बड़ा है, माइनस कर देंगे fs को, ओके। यहाँ पर f है, ओके। तो यहाँ पर सर f नेट किसके बराबर हो जाएगा, mg बल किसके बराबर होता है, हम सभी जानते हैं म्यू एस नॉर्मल रिएक्शन n के, ओके। तो यहाँ से जो f नेट है, यहाँ पर जो f नेट किसके बराबर अब हो जाएगा, mg साइन थीटा माइनस का n हमारा किसके बराबर है, mg cos थीटा का। तो यहाँ पर n का मान रखेंगे सिंपली mg cos थीटा। ये हमने आपको क्यों बताया दोस्तों, सिंपल फॉर्मूला निकाल कर आपको त्वरण का क्यों इसलिए बता रहे, क्योंकि आप दोस्तों फॉर्मूले को याद रखो और तुरंत एग्जाम में टाइम नहीं रहता है, तुरंत अप्लाई कर आंसर निकाल लो। वैसे अगर कभी आपको एग्जाम में टाइम बचता है तो आप इस तरह फॉर्मूला भी निकाल सकते हो अगर आपको याद नहीं होता है। तो यहाँ पर एफ नेट यानी वस्तु पर जो बल लग रहा है कुल वो कितना है, ओके। तो यहाँ पर एफ नेट बल किसके बराबर होता है, एम ए के बराबर होता है। ये हमने रख दिया इसका मान सिंपली। तो यहाँ पर एम जी, यहाँ पर भी एम जी है, यहाँ पर भी एम जी, तो एम जी कॉमन कर लेते हैं, तो ब्रैकेट में ही आ जाएगा साइन थीटा हो जाएगा माइनस का म्यू cos थीटा हो जाएगी। m से m कट गया तो सिंपली एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या निकल कर आया, g साइन थीटा माइनस का म्यू cos थीटा। तो दोस्तों ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, बिल्कुल इसे घोट जाइए, क्योंकि बस 2 ही 3 फॉर्मूला है जिससे रिलेटेड बड़े बड़े सवाल बनते हैं 5-6 नंबर के। एक फॉर्मूला जो हमने बताया घुमाव वाला, एक ये वाला जिससे दोस्तों ये वस्तु नीचे की ओर गति करता है तब उसमें उत्पन्न त्वरण, ये फॉर्मूला। वैसे दोस्तों अगर आपको याद नहीं होता है ये फॉर्मूला तो इस तरह का आप डेरिवेशन समझ गए, डेरिवेशन समझ लिया किस तरह हमने ये फॉर्मूला निकाला, तो भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन याद जरूर कर लीजिएगा ए बराबर जी ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस म्यू cos थीटा, ओके। तो बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, आपको याद भी हो गया होगा। तो आइए एक न्यूमेरिकल्स करते हैं जो आपके एग्जाम में दोस्तों पूछा गया है, ओके। ये एग्जैक्ट हम आपको नहीं बताएंगे किस सन में पूछा गया है, लेकिन ये एग्जाम में आपके आया हुआ है। क्वेश्चन 36 से 30 डिग्री कोण पर 30 डिग्री कोण पर, यानी कि थीटा सिम कितना है 30 डिग्री है, ओके। तो कोण पर झुके आनत तल पर एक पिंड तल के मध्य गतिज घर्षण गुणांक कितना है, √3/4 है। यानी कि जो म्यू के है यहाँ पर √3/4 है गतिज घर्षण गुणांक, क्योंकि वस्तु गति कर रही है ए एक्सेलरेशन से, तो वहां पर गति के दौरान जो घर्षण लगता है वो गतिज घर्षण होता है, इसलिए यहाँ पर गतिज घर्षण गुणांक √3/4 आपको दिया हुआ है। तो क्या पिंड के खिसकने का त्वरण ज्ञात करना है सिंपली। तो खिसकने का त्वरण सिंपली क्या होता है, जी साइन थीटा। यहाँ पर लिखेंगे, हम जानते हैं ए बराबर जी साइन थीटा माइनस का म्यू cos थीटा होता है। तो सिंपली फॉर्मूला लगा के सिंपली ए बराबर क्या हो जाएगा, जी का मान दोस्तों कितना है, यहाँ पर प्रश्न में दिया है, हम बार बार मिस्टेक, जी का मान क्या है 10 आपको रखना है। तो जी हो जाएगा यहाँ पर साइन थीटा कितना है 30 डिग्री है, तो यहाँ पर साइन 30 डिग्री माइनस का म्यू कितना है यहाँ पर आपको √3/4 है, और मल्टीप्लाई बाई cos 30 डिग्री, यहाँ पर
cos 30 डिग्री कर दिया इसको। बस इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर आपके हाथ में। ओके, तो a बराबर क्या हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाई साइन 30 डिग्री 1/2 होता है सर, √3/4 और cos 30 डिग्री क्या होता है √3/2 होता है सर। तो यहाँ पर √3/2 हमने लिख दिया। आगे सोल्व करते हैं, a बराबर क्या हो जाएगा 10 1/2 माइनस का √3 मल्टीप्लाई को तो आप सभी जानते हैं √3 मल्टीप्लाई होते हैं तो 3 आता है और 4 दूनी यहाँ पर 8 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिए तो सिंपली 10 मल्टीप्लाई बाई इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 10 मल्टीप्लाई बाई 1/8 आएगा। इसको जब आप भाग करेंगे तो आपका 1.25 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का आपका त्वरण निकल कर आ जाएगा। ओके, तो इस तरह देखिए आपको प्रश्नों को करने हैं, न्यूमेरिकल्स करने हैं। तो दोस्तों घर्षण बल हो गया आपका यहाँ पर समाप्त। हम दोस्तों एक और वीडियो बनाएंगे घर्षण बल संबंधित, क्योंकि न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस भी करना जरूरी है, जिसमें हम गति के नियम चैप्टर नंबर 5 के सभी दोस्तों 10 से 15 न्यूमेरिकल्स लेकर आएंगे। उस वीडियो में सारे न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करेंगे, जिससे दोस्तों अगर इस टॉपिक से ज्यादा न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं वो प्रैक्टिस आपकी हो जाए और चैप्टर से सारे न्यूमेरिकल्स आप इस तरह उड़ा दे। बाकी ये सभी न्यूमेरिकल्स आप प्रैक्टिस जरूर करेगा, जिससे आने वाले वीडियोस में न्यूमेरिकल्स आप आसानी से सॉल्व कर पाए वीडियो में जो हम आपको बताएंगे। वीडियो करते हैं यहीं पर ही, नोट्स के वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए वहां पर। और हाँ, अगर आपको कोई भी डाउट है इस टॉपिक से रिलेटेड तो कमेंट कर दे। अगर कमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम में फॉलो कर वहां पर आप कमेंट कर देंगे या वहां पर आप मैसेज कर देंगे तो आपको उसका सॉल्यूशन मिलेगा जरूर आपके डाउट का। तो और वीडियो यहीं पर करते हैं दोस्तों एंड। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज मेहनत के लिए अभी तो एक लाइक कर ही दीजिएगा, और चैनल पे नए हो तो आप सभी को पता है सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन पर क्लिक करके ऑल पर करना है जरूर, जिससे और भी जो वीडियोस हम बनाए इसके बाद न्यूमेरिकल्स वाले चैप्टर के वो आपको टाइम टू टाइम मिल जाए तुरंत सबसे पहले। इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों को भी वीडियो को शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो का फायदा उठाए, और सब्सक्राइब तो करना ही है। तो अब क्या, अब मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड रहे, हंसते रहिए, खुश रहिए और फिजिक्स में फुल स्कोर करें। और हाँ, जिन्होंने इस चैप्टर के प्रीवियस वीडियो नहीं देखे तो यहाँ पर इस प्लेलिस्ट पे जाए, चैप्टर नंबर 5 के सारे वीडियोस हैं। और हाँ, और जिन बच्चों का बेसिक्स फिजिक्स एवं केमिस्ट्री कमजोर है तो यहाँ पर इस प्लेलिस्ट में जाकर सारे फिजिक्स बेसिक्स मजबूत कर सकते हैं। तो चलिए, गुड बाय।